वीसीसी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपको जो 4-5 दिन से जो साइंस की जो या फिर मेरी जो क्लासें नहीं मिल पा रही, उसका कारण ये है कि थोड़ी सी क्या तबीयत ख़राब हो गई और उसकी वजह से क्या है कि गांव में ये जो सेटअप करने में थोड़ा टाइम लग गया। चलो कोई नहीं, फिर अपन आगे आज से शुरुआत करते हैं। आपको प्रॉपर रेगुलर क्लासेज आज से मिलना प्रारंभ हो जाएंगी और आप इनके प्रॉपर नोट्स बनाएं। आगे आप जो भी आप तैयारी करना चाहते हो उन सब के लिए महत्वपूर्ण होगी और अच्छे से इनको पढ़ें, बार बार इनका रिवीजन करें। अगर चीज़ें समझ में कम आए तो वीडियो को वापस देखें। तो हमने जो फिजिक्स की जो क्लास चला रखी थी उसको हम आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ा करके जिसमें पार्ट सेकंड की अपन बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट अपन उसमें पढ़ चुके हैं। उसमें अपन ने देखा था कि सदिश राशियां क्या होती हैं, अदिश राशियां क्या होती हैं। ये जो अपन पढ़ते हैं एसआई पद्धति, एमकेएस और इस तरीके से जो अपन ने 3 पद्धतियाँ देखी थी, उनमें जो मूल भौतिक राशियाँ थी वो थी 7 राशियाँ, जिनको अपन ने अलग अलग उनके मात्रक वगैरह देखे थे। तो अगर किसी ने अपना फिजिक्स का पार्ट फर्स्ट अगर नहीं देखा तो पहले वो देखें, उसके बाद में आप इस पार्ट को देखें। बाकी चीज़ों को अगर आप तरीके से समझते हुए चलोगे तो आप आराम से इनको निकाल सकते हो यहाँ से। तो अब हम फिजिक्स के पार्ट नंबर सेकंड की बात करते हैं। अगर कोई भी परेशानी हो तो आप नीचे वीडियो के कमेंट में लिख सकते हो कि सर यहाँ से समझ में नहीं आया, क्या होगा, और ये आप वापस इसको नेक्स्ट वीडियो में समझाएं तो हम आपको उसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो अब अपन आगे चलते हैं फिजिक्स के पार्ट नंबर सेकंड में। तो आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे किस चीज़ की, जो अपन पढ़ रहे थे साइंस में आधारभूत भौतिक विज्ञान। जो अपना फर्स्ट पार्ट था वो क्या था, आधारभूत भौतिक विज्ञान। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं, जिसका पार्ट अपन कौन सा पढ़ रहे हैं अब, सेकंड। फर्स्ट वीडियो देखें, उसके बाद में आप सेकंड वीडियो देखें तो आपको अच्छे से चीज़ें और समझ आएंगी। और इनको करने के बाद में हम इनके क्वेश्चंस देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आईएएस या पीसीएस में आए हुए हैं और क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मैं आपको यहाँ पर लिखूंगा और आप उनका, अगर आप वीडियो देख रहे हो या देखते हो तो आप उनका कमेंट में आप उनका आंसर दे सकते हो। तो अपन चालू कर इसका पार्ट नंबर सेकंड। और इस सेकंड पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो है, इसका ही फर्स्ट पॉइंट है दूरी तथा विस्थापन। किसकी चर्चा करेंगे अब हम, दूरी तथा विस्थापन। तो जब हमने सदिश और अदिश जब राशियां अपन ने देखी थी तो उसमें देखा था हमन ने कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है, उसकी अपन विस्तृत चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चंस यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, आपने पढ़ा था कि दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। अब ये होता क्या है, दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है। दूरी अपन बोलते हैं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन डिस्टेंस। दूरी को अपन किस नाम से जानते हैं, डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। और जो विस्थापन जो होता है उसे अपन कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। किस नाम से जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट के नाम से अपन जानते हैं किसको, विस्थापन को। और दूरी को अपन क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। अब इनमें मेन अंतर क्या है, उस अंतर को अपन यहाँ पर समझेंगे। तो देखो, तो मैं यहाँ पर एक साइड में यहाँ पर लिख देता हूँ दूरी, जिसको अपन डिस्टेंस कहते हैं, और दूसरा लिख देता हूँ मैं विस्थापन। एग्जाम में आपको सेम इसी तरीके से इनको करना है और यहाँ से क्वेश्चंस, कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो, दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। दूरी का मतलब होता है, जैसे मान के चलो कि
इस तरीके से ये कोई मार्ग है और आपको ये पॉइंट है आपका ए पॉइंट, और यहाँ पर मैं आपका मान लेता हूँ बी पॉइंट, या फिर मान के चलो यहाँ पर अगर आप नहीं मानो तो यहाँ मान लो आप कौन सा पॉइंट, बी पॉइंट। ए पॉइंट और ये कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट। अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी का मतलब होता है कि अगर यहाँ पर कोई भी अगर दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति इसी रास्ते को इधर से तय करता है और एक व्यक्ति ऐसे तय करता है। ए से किसी व्यक्ति को कहाँ पर जाना है, बी पॉइंट पर जाना है, तो एक तो इधर से आ सकता है और एक इधर से आ सकता है। अब जो तीसरा जो व्यक्ति है, ये पहला व्यक्ति और ये दूसरा व्यक्ति। अब जो तीसरा व्यक्ति है वो थोड़ा सा क्या है, समझदार है। उसने सोचा कि यार ये लोग इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, क्यों ना मैं शॉर्टकट अपनाऊं। और उसने शॉर्टकट कैसे अपनाया, उसने सीधा अभी भी तो ये ए से कहाँ पर पहुँच गया, बी पर। तो आप मेरे को ये बताओ कि आपको इसमें सबसे सीधी दूरी कौन सी लगी, ये वाली जो थर्ड जो पर्सन यहाँ पर आया था उसकी। तो दो बिंदुओं के बीच में जो सीधी जो दूरी होती है उसे अपन नाम देते हैं विस्थापन। देखो चीज़ों को मैं बिल्कुल जीरो से समझा रहा हूँ, आपको पूरा लिखाऊंगा। तो दो बिंदुओं के बीच की जो सीधी दूरी जो होती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, विस्थापन। विस्थापन में अपन दिशा को भी दर्शाते हैं। विस्थापन में अपन किसको दर्शाते हैं, दिशा को। और जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा को भी बताया जाता है वो राशि कैसी होती है, सदिश राशि होती है। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण की बात की जाती है वो कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। ये अपन फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। कैसा रहे पहला और ये जो दूसरा जो रास्ता है ये कहलाती हैं इसकी दूरियाँ। ये क्या कहलाती हैं, इसकी दूरियाँ। अब व्यक्ति ये पहला वाला ऐसे घूम घाम के कहीं से भी तब भी यहाँ पर पहुँच सकता है। ये व्यक्ति भी जो बी पॉइंट दूसरा व्यक्ति है वो भी ऐसे घूम घाम के तब भी कहाँ पर पहुँच सकता है, बी पॉइंट पर। तो ये सारी की सारी जो हैं ये कहलाती हैं दूरी। और दो बिंदुओं के बीच की जो सीधी जो दूरी होती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन के नाम से जानते हैं। तो अब अपन इनके बारे में लिख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट अपन दूरी के बारे में लिखते हैं। आपने यहाँ से क्या देखा कि कुल दूरी, तय किए गए पथ की कुल जो लंबाई होती है वो क्या कहलाती है, दूरी। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, तय किए गए पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। तो तय किए गए पथ की कुल लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। और अगर आप विस्थापन की बात करो तो विस्थापन का मतलब क्या होता है कि प्रारंभिक और अंतिम, प्रारंभिक और अंतिम जो बिंदु हैं उनके बीच की जो सीधी जो दूरी है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, विस्थापन के नाम से जानते हैं। तो प्रारंभिक व्यय इसमें अपन लिख सकते हैं प्रारंभिक व्यय अंतिम बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी। तय किए गए पथ की कुल लंबाई, प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी क्या कहलाती है, अपने डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहलाती है। सेकंड पॉइंट की अगर अपन बात करें कि दूरी कैसी राशि है, तो आप बोलोगे साहब दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है। और विस्थापन कैसी राशि है, तो आप बोलोगे ये विस्थापन कैसी राशि है, विस्थापन है अपनी सदिश राशि। दूरी कैसी है, अपने अदिश राशि कहलाती है। और विस्थापन कैसी है, सदिश राशि। इनकी अगर अपन मात्रक की बात करें तो देखो दूरी को भी अपन मीटर किलोमीटर इस तरीके से मापते हैं
और विस्थापन भी तो सीधी दूरी है, तो इन दोनों का जो मात्रक है, दोनों का मात्रक है मीटर। दोनों का मात्रक क्या है? मीटर। और इसका भी मात्रक क्या है? मीटर। तो आप इनको जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप इनको बना सकते हो। अब आपको और बातें अपन यहाँ पर समझाते हैं, तो देखो ध्यान से अच्छे से समझते हो चलना है इसको। देखो, क्या आपको लगता है कि दूरी कभी ऋणात्मक हो सकती है? दूरी कभी ऋणात्मक हो सकती है क्या? आप बोलोगे सर कि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। देखो किस तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मान के चलो ए बी सी डी, ए बी सी डी। आपको मान के चलो ए से जाना है आपको डी पर, ए से आपको कहाँ पर जाना है? डी पर। मैंने आपको ये लंबाई दे दी 12 मीटर और ये दे दी मैंने आपको 5 मीटर। एक आपको आयताकार मैंने क्या दे दिया? एक पथ दे दिया, मार्ग दे दिया। कैसा? एक आयताकार। अब अगर पहला व्यक्ति ए से अगर डी पे जाना चाहे तो पहले ए से बी पर जाएगा और बी से कहाँ पर जाएगा? वो डी पर। तो बताओ उसने कुल टोटल कितनी दूरी तय की? 12। तो ये ए से बी पर गया और बी से डी पर गया तो 5, ये तो 5 मीटर ये। तो 12 और 5 17 मीटर। अगर दूसरा व्यक्ति ए से डी पे जाना चाहता है तो वो ऐसे जाएगा। तो ए से सी तक 5 मीटर और सी से डी तक कितना मीटर? 12 मीटर। तो पहले गया ए से सी पर और फिर गया ए से डी पर और ये भी कितना मीटर? 17 मीटर। इसके बाद में एक तीसरा व्यक्ति, वही समझदार व्यक्ति, उसने सोचा कि यार ये ऐसे घूम घाम के जा रहे हैं तो क्यों ना मैं यहाँ से ए से लेकर के सीधा कहाँ पर पहुँच जाऊँ? डी पर। कहाँ पर पहुँच जाऊँ? डी पर। तो जो तीसरा व्यक्ति गया वो सीधा ए से कहाँ पर पहुँच गया? डी पर। अब इसके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो सबसे कम होगी, न्यूनतम होगी। और वो दूरी कितनी होगी आप जानते हो, जब ऐसे आयताकार बन जाता है और अपन उसमें कर्ण निकालते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। तो ये 5, ये 12, तो ये कितना हो जाएगा अपने? 13 मीटर। तो आप यहाँ से एक चीज़ ये देखना कि जो दो व्यक्ति हैं जिन्होंने 17 मीटर की दूरी तय की ए से डी पर पहुंचने में, वही जो तीसरा व्यक्ति है उसने कितनी दूरी तय की ए से डी पर पहुंचने में? सिर्फ और सिर्फ 13 मीटर। तो ये जो दूरियां हैं ये तो कहलाती हैं अपने क्या? दूरी। और ये कहलाता है विस्थापन। जो दो बिंदुओं के बीच की जो सीधी दूरी होती है वो क्या कहलाता है अपने? विस्थापन कहलाता है। तो दूरी और विस्थापन में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एक और बात, आप इसको समझना। आप इसको चाहो तो साइड में बना सकते हो। चलो इसको मिटा के और समझाता हूँ मैं। ये कोई इतना कोई खास है नहीं है, बस थोड़ा सा समझने लायक था इसलिए मैंने आपको बता दिया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो दूरी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। दूरी हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। और जो विस्थापन होता है ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। दोबारा समझो, दूरी हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव। आपने कभी सुना है कि मैं -5 किलोमीटर चला, -2 मीटर चला? नहीं ना, हमेशा कैसे चाहोगे आप? पॉजिटिव, धनात्मक। लेकिन जो विस्थापन होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। आपने खूब अच्छे से ग्राफ पढ़ा हुआ है। ग्राफ में अपन जानते हैं कि ये होते हैं इसके एक्स अक्ष और ये होता है इसका वाई अक्ष। इधर होता है पॉजिटिव, इधर क्या होता है? नेगेटिव। इधर ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव और नीचे क्या होता है? नेगेटिव। अगर आप इधर चलते हो मतलब आप किधर जा रहे हो? पॉजिटिव। अगर आप इधर जाते हो तो क्या जा रहे हो आप? नेगेटिव। तो विस्थापन में अपन इसी चीज़ की बात करते हैं कि विस्थापन कैसे कैसे पॉजिटिव होता है, कैसे नेगेटिव होता है और कैसे शून्य हो सकता है। तो इसको ध्यान से समझना आगे। देखो, ये ए बिंदु है और ये है बी बिंदु और यहाँ पर मान लेते हैं अपन ओ। ये अगर मैं मान लेता हूँ
10 मीटर की दूरी है, ये भी 10 मीटर की दूरी है, और एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, कहाँ पर, ओ पर। देखो मैंने जो आपको विस्थापन की जो डेफिनेशन आपको बताई है कि दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। आप इसको याद रखना। अगर ये व्यक्ति ओ से गया बी पर, ओ से कहाँ पर गया, बी पर, तो पहले मैं देखो यहाँ पे दो चीज़ें लिख रहा हूँ, एक तो दूरी और एक लिख रहा हूँ विस्थापन। तो आप मेरे को खुद बताओ, अगर यह व्यक्ति फर्स्ट कंडीशन में ओ से कहाँ पर जा रहा है, बी पर, तो इससे कितनी दूरी तय की, 10 मीटर। विस्थापन भी इसका कितना हुआ, 10 मीटर, और वो भी किस में, प्लस में। दूरी हमेशा प्लस में है, दूरी हमेशा किस में है, प्लस में, ये कभी माइनस में नहीं है। दूरी हो गई, विस्थापन हो गया। यही व्यक्ति अब कहाँ पर पहुँच गया बताओ, बी पर पहुँच गया कि नहीं पहुँचा। अब यह व्यक्ति अगर बी से वापस आ रहा है कहाँ पर, ओ पर, तो बताओ पहले गया ओ से बी पर, कितना चला, 10 मीटर, फिर वापस बी से कहाँ पर आ गया ये, ओ पर, कितना चला, 10 मीटर। तो टोटल इसकी जो दूरी हो गई वो कितनी हो गई, 20 मीटर। लेकिन इसका विस्थापन कितना होगा, 0 विस्थापन। अब आप बोलोगे सर ये क्या करवा रहे हो आप, ये बता क्या रहे हो। देखो विस्थापन का मतलब होता है कि व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पर लेके जाना है। मेरे को जब ओ से बी पर जाना था तो बीच की दूरी हो गई 10 मीटर, विस्थापन कहलाया और यही दूरी कहलाई। लेकिन व्यक्ति ओ से गया, कहीं घूम घाम के वापस कहाँ पर आ गया, ओ पर। जैसे मान के चलो मैं घर से निकला, घर से निकल के घूम घाम के पूरे बाजार में घूम कर उसी स्थान पर आ गया, मैं घर पर आ गया, तो मेरा विस्थापन क्या है, 0। लेकिन मैंने तय की, इतनी दूरी तय की, अगर मान के चलो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, वो मेरी क्या है, दूरी। लेकिन विस्थापन क्या है, 0। दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी, अब पहला बिंदु भी ओ है और मेरा अब बी का बिंदु भी ओ है जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, तो इसका मतलब है मेरा विस्थापन क्या है, 0। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट है, पहले व्यक्ति ओ से बी पर गया, बी से ओ पर आ गया, अब ओ से जा रहा है ए पर, ओ से कहाँ पर गया, ए पर। देखो 10 लौट के आया 20, और 20 यहाँ पर पहुँच गया 10, तो कितना हो गया, 30 मीटर। लेकिन इसका विस्थापन कितना होगा, 10 मीटर, लेकिन किस में, माइनस में। वापस गया ना, तो 10 मीटर इसका विस्थापन किस में हो गया, माइनस में हो गया। किस में हो गया, माइनस में। चलो ठीक है। अब अगर यही व्यक्ति ए से वापस पहुंच जाता है ओ पर, ए से कहाँ पहुंच गया, ओ पर, तो देखो 10 20 30 40, तो दूरी कितनी हो गई, 40। अब आप मेरे को खुद बताओ इसका विस्थापन कितना होगा। वापस कहाँ आ गया, ओ पर, तो विस्थापन वापस क्या हो जाएगा, 0। विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। मेरी बात आपको समझ आ रही है कि दूरी हमेशा किस में होती है, धनात्मक। दूरी किस में होती है, धनात्मक। लेकिन विस्थापन धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक हो सकता है, और क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको चीज़ों को मैं बिल्कुल सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ। तो यही चीज़ जो मैंने आपको उधर लिखी है वही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि जो गतिशील वस्तु के द्वारा जो दूरी जो तय की जाती है, गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी हमेशा धनात्मक होती है। गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। विस्थापन धनात्मक हो सकता है,
ऋणात्मक हो सकता है तथा क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही? देखो टाइम तो लगता है चीज़ों को समझने में, लेकिन अगर आप एक बार इनको अच्छे से समझ लोगे तो आगे चल के भूलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इनको। तो आप थोड़ा सा टाइम लेके आप इनको समझो। अब देखो, आपने ये देखा इधर तो है दूरी और इधर है विस्थापन। अब एक चीज़ बताना, यहाँ दूरी कितनी है 10 मीटर, विस्थापन कितना है 10 मीटर। इसका मतलब है कि दूरी और विस्थापन क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। दूरी और विस्थापन क्या हो सकता है, बराबर। जैसे मान के चलो ये ए पॉइंट है और ये है बी पॉइंट। कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति इधर से इधर आए, इधर से इधर चल के बी पॉइंट पर आए और ए से सीधा बी पर आए, हो सकता है कि तीनों की तीनों जो दूरियां हैं वो समान हो। और अगर समान है तो इसका मतलब क्या है कि अपन ये लिख सकते हैं कि दूरी और जो विस्थापन में जो संबंध होगा, दूरी और जो विस्थापन में जो रिलेशन होगा वो क्या हो सकता है कि दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है। देखो इधर देखो, दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं। क्लियर है? क्या विस्थापन दूरी से बड़ा हो सकता है क्या? कभी नहीं। आपने देख लिया 4 एग्जाम्पल में कि विस्थापन दूरी से कभी बड़ा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है। तो इसको अपन कैसे दर्शा सकते हैं कि जो दूरी है इस तरीके से, इसका मतलब क्या है कि दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है, उससे बड़ी हो सकती है, लेकिन कभी भी दूरी विस्थापन से छोटी नहीं होगी। तो ये रिलेशन आता है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है यहाँ से कि ये कथन जो है निष्कर्ष ये सही है या गलत है। तो ये कैसा है, बिल्कुल राइट है। दूरी विस्थापन से बड़ी होगी, 100% बड़ी होगी, या फिर उसके कैसी होगी, बराबर होगी। तो मेरे हिसाब से आप ये कंडीशंस यहाँ पर समझ चुके होंगे। अगर आपको अभी भी लगता है, आपको देखो चीज़ें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप इनका कमेंट करें कि आपको कैसा लग रहा है। इसके अपन क्वेश्चंस कराएंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे देखते हैं। चलो अब अपन आगे बात करते हैं। जैसे अपन ने दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ा, वैसे ही अपन सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, चाल और वेग के बारे में। वैसे अगर मेरे साथ के साथ आप उतारो तो वो और भी अच्छा है। चलो आपको बहुत सारी चीज़ें फिजिक्स में सीखने को मिलेंगे, बस धैर्य बनाए रखें। चाल वर्सेस वेग, कि चाल और वेग में क्या अंतर है। वही अपन यहाँ लिखेंगे अपन चाल और इधर लिखेंगे अपन वेग। इधर अपन ने क्या लिख दिया, चाल, और उधर क्या लिखेंगे अपन, वेग। आप सब समझते हो कि चाल बराबर क्या होता है, कि सर चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। यहाँ तक आप अच्छे से
जानते हो। अब देखो इनका मतलब क्या है, ये क्या है, तो मैं आपको सबसे पहले चाल के बारे में बता देता हूँ। देखो चाल का मतलब है जो नीचे जो आता है, बटे में जो आता है उसे अपन कहते हैं इकाई। इकाई का मतलब होता है एक। फॉर्मूले से परिभाषा बनाना और परिभाषा से फॉर्मूला बनाना आपको आना चाहिए फिजिक्स में, तो ये है। तो चाल क्या होती है कि कितने समय में, इकाई समय में। इकाई समय में मतलब एक इकाई का मतलब है एक नियत समय में आपके द्वारा जो तय की गई जो दूरी है, इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ कि इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। तो इकाई समय में तय की गई दूरी, इकाई समय में तय की गई दूरी, इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, अपने चाल कहलाती है। फॉर्मूले से आपने परिभाषा बना दी, परिभाषा से आप फॉर्मूला बना सकते हो कि इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। अगर अपन वेग की बात करें तो वेग का जो सूत्र होता है वो होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। वही अगर आप इसकी परिभाषा बनाना चाहते हो तो समय, इसको अपन इकाई बोल के चलते हैं, तो इकाई समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। इकाई समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, इकाई समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। इकाई समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। या फिर अपन इसकी अगर दूसरी परिभाषा की बात करें, वो क्या है कि किसी वस्तु के द्वारा, किसके द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई द्वारा, जो निश्चित दिशा में एकांक समय में। देखो विस्थापन का मतलब होता है निश्चित दिशा। अपन ने अभी लास्ट में पढ़ा है, विस्थापन का मतलब होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन, जिसमें एक दिशा होती है, निश्चित दिशा होती है। यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, मैंने बोला निश्चित दिशा होती है। तो किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, वेग कहलाता है। तो मैं यहाँ पर इसकी दूसरी परिभाषा अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो कि निश्चित दिशा में किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी। तो मैं यहाँ पर इसको और करके लिख रहा हूँ, विस्थापन का मतलब होता है निश्चित दिशा। तो मैं लिख देता हूँ, निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा, निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा कितने समय में, एकांक समय में तय की गई दूरी निश्चित दिशा में किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी वेग कहलाता है। वेग कहलाता है। अब दोनों परिभाषाएं आपको समझ में आ गई कि एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है, और इकाई समय में या एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। विस्थापन जो होता है एक निश्चित दिशा में होता है, इस वजह से इसी परिभाषा को अपन ने इस तरीके से लिख दिया कि निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा, कोई वस्तु दूरी तय करेगी तो निश्चित दिशा में किसी वस्तु के द्वारा
एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। अब अभी अपन ने पढ़ा है कि विस्थापन कैसी राशि होती है? सदिश राशि। अगर विस्थापन सदिश राशि है तो वेग भी कैसी राशि होगी? सदिश राशि। और चाल कैसी राशि होगी? एक अदिश राशि होगी। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। नंबर दूसरा पॉइंट, कैसी राशि है ये? अदिश राशि। और ये कैसी राशि है? ये नंबर 1। और ये कैसी राशि है? ये है अपने सदिश राशि। ये कैसी राशि है? अपने सदिश राशि। चाल कैसी राशि है? अदिश राशि। और वो कैसी है? सदिश राशि। चलो एक और चीज़ बताओ, इधर से बात करते हैं अपन। चाल, चाल हमेशा पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। चाल हमेशा धनात्मक होती है। कभी आपने सुना है मेरी चाल -5 किलोमीटर पर आवर चल रही है? ये क्या है? कभी भी चाल माइनस में नहीं हो सकती, लेकिन वेग जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। दोबारा समझो कि जो वेग होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब बोलोगे आप कैसे? जो विस्थापन होता है, विस्थापन कैसा हो सकता है? धनात्मक हो सकता है। अगर विस्थापन अगर पॉजिटिव है तो वेग भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर विस्थापन अगर नेगेटिव है तो वेग भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और अगर विस्थापन अगर शून्य है तो वेग भी क्या हो जाएगा? शून्य। तो देखो मेरी बातों को समझो आप, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ ये हर एग्ज़ाम के लिए। देखो अगर छोटे लेवल की आप तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ इतना आएगा कि वेग क्या है, वेग कैसी राशि है? सदिश राशि। चाल कैसी राशि है? अदिश राशि। अगर थोड़ा सा अगर अच्छे लेवल की आप तैयारी कर रहे हो, पीसीएस लेवल की या फिर अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हो, वैसे आजकल हर एक एग्ज़ाम का लेवल अच्छा है, तो उसमें क्वेश्चन आता है कि चाल के बारे में असत्य कथन कौन सा है या चाल के बारे में सत्य कथन कौन सा है या निम्न में से असम्मिलित कौन सा है। तो अगर इन चीज़ों के बारे में आपको अगर बात जानकारी पूरी चाहिए तो इनको पूरा पढ़ना है। हो सकता है क्वेश्चन आपसे बोल दे कि वेग के बारे में निम्न में से जो असत्य कथन है उसको छांटिए। पहला आ गया कि जो वेग होता है वो विस्थापन और समय पर डिपेंड करता है। सही बात है, फॉर्मूले में यही आ रहा है। वेग हमेशा धनात्मक होता है, गलत बात है। वेग हमेशा धनात्मक नहीं होता, वेग धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। मेरी बात सबको समझ आ रही होंगी। वेग एक अदिश राशि है। आप बोलोगे सर गलत बात है, वेग कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो चाल हमेशा कैसी होती है? धनात्मक होती है। तो चाल हमेशा धनात्मक होती है। थर्ड पॉइंट अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि वेग धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। वेग धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। अगर आपको यहाँ तक चीज़ें अगर आपको समझ आ रही हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रही तो वीडियो को आप वापस से इसको देखें। अगर हम इसके मात्रक की अगर अपन बात करें तो आप बोलोगे सर इसका मात्रक क्या है? तो देखो मात्रक, दोनों का ही मात्रक क्या है? बिल्कुल सेम है। जैसे दूरी और विस्थापन का मात्रक क्या था? मीटर था। वैसे ही इनका जो मात्रक है दूरी, बताओ रे, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। और समय का मात्रक सेकंड। तो मीटर पर सेकंड या मीटर बटे सेकंड, मात्रक मीटर पर सेकंड। अगर हम इधर वाले मात्रक की अगर अपन बात करें, इसके हम मात्रक की अगर बात करें, विस्थापन, विस्थापन भी तो एक दूरी है ना। अपन ने लास्ट में पढ़ा था कि दूरी
और विस्थापन, इन दोनों का मात्रक क्या होता है? मीटर। और समय का मात्रक सेकंड। तो देखो आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होंगी अच्छे से कि इनका मात्रक क्या है, किस तरीके से दूरी और विस्थापन क्या होती है, चाल और वेग क्या है, इनमें प्रॉपर डिफरेंस क्या है। अब वही बात जैसे अपन ने वेग और उसमें दूरी और विस्थापन में पढ़ा था, ऐसे ही चाल और वेग में जो चाल जो होती है, चाल वेग से बड़ी या बराबर हो सकती है। चाल वेग से बड़ा या विस्थापन चाल वेग से बड़ी या बराबर हो सकती है। वेग कभी भी चाल से ज़्यादा नहीं होगा, वेग कभी भी चाल से ज़्यादा नहीं होगा। तो आप यहाँ तक भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे देखते हैं और बातों के बारे में। आपको देखो मेरे को बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बस आप सीखने वाले होने चाहिए, प्रॉपर इनके आप नोट्स बनाएं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। एक आपने शब्द सुना होगा, त्वरण। कौन सा शब्द? त्वरण। तो त्वरण आपने खूब 9th 8th 10th इन क्लास में आपने सुना होगा, अच्छे से पढ़ा भी होगा, लेकिन कैसे पढ़ा कैसे नहीं पढ़ा वो मेरे को नहीं पता, लेकिन आज आप जो पढ़ोगे वो ठीक पढ़ोगे, आज आपको ये समझ में आ जाएगा। तो देखो त्वरण का मतलब क्या होता है, आप इसको समझना थोड़ा सा। देखो एक्सेलरेशन, अपन ये कहते हैं जो गाड़ी का जो एक्सीलेटर होता है, आप उस पर जैसे ही पैर रखते हो, रेस पर आप जैसे ही पैर रखते हो तो गाड़ी भागती है। तो वही वहाँ से शब्द लिया है एक्सेलरेशन, त्वरण वहाँ से एक शब्द लिया है। इसका मतलब है कि आपने अपना जो वेग है उसमें कितना परिवर्तन किया एक निश्चित समय में। तो एकांक समय में वेग में होने वाले परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं अपन? त्वरण कहते हैं। दोबारा समझो कि आप जब गाड़ी चलाते हो तो अपन कई बार बोलते हैं कि भाई ये 2 सेकंड में 100 की स्पीड पकड़ जाती है, ये इतने सेकंड में, ये इतने सेकंड में। तो इसी को तो अपन क्या कहते हैं? एक्सीलेटर, जिसको अपन कहते हैं कि भाई इसकी गति एक साथ कितनी पकड़ जाती है। वहीं से शब्द लिया है एक्सेलरेशन, त्वरण, कि एकांक समय में, मतलब आपको एक निश्चित समय दे दिया 1 सेकंड या 2 सेकंड, उस 1 सेकंड या 2 सेकंड में आपकी जो गाड़ी है उसने कितना त्वरण पकड़ लिया। तो एकांक समय में जो वेग में जो परिवर्तन जो होता है उसी को अपन किस नाम से जानते हैं? त्वरण के नाम से जानते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि त्वरण का मतलब क्या होता है। अगर अपन इसकी परिभाषा की बात करें तो सबसे पहले अपन यहाँ पर इसका सूत्र लिख लेते हैं कि त्वरण, कि वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन कितने समय में हो रहा है, इसको अपन किस नाम से जानते हैं? त्वरण के नाम से। इसकी आप परिभाषा कैसे बनाओगे? तो मेरे को आप बताओ कि वेग में परिवर्तन की दर,
वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है कि वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। किस नहीं सर, हमारे तो कुछ समझ नहीं आया, इसकी दूसरी परिभाषा बताओ। तो नीचे वाले को अपन एकांक मानते हैं, इकाई मानते हैं। तो इकाई समय में वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है। किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में जो उसके जो वेग में जो परिवर्तन होता है वो किसके बराबर होता है? त्वरण के बराबर होता है। अब कि सर इसका मात्रक क्या है? तो देखो, मात्रक की अगर अपन इसके बात करें, वेग, सबसे पहले मेरे को बताओ कि अभी अभी अपन ने जो पढ़ा है चाल और वेग, क्या पढ़ा है? चाल और वेग, क्या यही तो पढ़ा था अपन ने, चाल और वेग। चाल का मात्रक, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। विस्थापन में जो परिवर्तन होता है इकाई समय में वो भी क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। विस्थापन को अपन मीटर से और समय को सेकंड से। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। तो था वेग, वेग में वेग का मात्रक क्या है? वेग का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड वेग का, ऊपर वाले का। समय का मतलब सेकंड। देखो, चीज़ों को अगर आप अच्छे से समझ लोगे ना तो चीज़ें लॉन्ग टाइम के लिए आपको अच्छी लगेंगी। और आप अगर रटना चाहते हो तो देखो, फिजिक्स ये साइंस है, आप कभी भी ज़िंदगी में इसको रट नहीं सकते। आओगे फिर भूल जाओगे। मैं जानता हूँ आपको प्रॉब्लम आती है आर्ट्स वाले बच्चों को इसको समझने में, लेकिन चीज़ों को जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप कैसे बताओ एग्जाम में कर पाओगे? साइंस तो नहीं है। अगर आप अच्छे एग्जाम के अगर आप सपने देख रहे हो कि मेरे को अच्छी एक पोस्ट मिलनी चाहिए तो आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। आज नहीं तो कल आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मीटर पर सेकंड हो गया वेग और नीचे समय का हो गया सेकंड। अब काटापीटी आप जानते हो करना, सेकंड से सेकंड आप काट दोगे तो ये गलत है। तो बचा क्या कि सर मीटर बचा, कि त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर। गलत बात। इसका मतलब है सेकंड के बटे में कुछ नहीं है तो एक, और ऊपर वाला क्या है? मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर और सेकंड आ जाएगा नीचे, तो ये बन जाएगा मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। या फिर इसी को अपन कह सकते हैं मीटर, हिंदी में लिख देता हूँ जैसे मान के चलो, मीटर सेकंड की पावर -2। नीचे से जब ऊपर जाएगा तो पावर किस में हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर का मतलब होता है बटे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड की पावर -2। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। डॉट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। मात्रक हो गया इसका। त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। या एकांक इकाई समय में वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर अपन बात करें कि ये जो त्वरण होता है ये कैसे कैसे कार्य करता है, तो देखो कि जो त्वरण का मतलब होता है कि उसके वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर। अब आप वेग में परिवर्तन कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे सर मेरा जो अंतिम वेग है उसमें से जो प्रारंभिक वेग है उसको आप माइनस कर दो। मेरा जो वेग में परिवर्तन आप कैसे निकालोगे कि सर मेरे अंतिम वेग में से जो प्रारंभिक वेग है उसको क्या कर दो आप? माइनस कर दो। बात तो सही है, वेग में परिवर्तन आ जाएगा। तो इस वेग में परिवर्तन की जगह मैं लिख सकता हूँ अंतिम वेग
माइनस प्रारंभिक वेग और बटे में क्या लिख सकता हूँ, वही समय। वेग में परिवर्तन को मैंने अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपन क्या लिख दिया, समय। मैं यहाँ पर अंतिम वेग को मान लेता हूँ v, अंतिम वेग को क्या मान लेता हूँ, v मान लेता हूँ। तो त्वरण को अपन a से डिफाइन करते हैं। अंतिम वेग को मैंने मान लिया v और प्रारंभिक वेग को मान लिया मैंने u और अपॉन में t, समय मतलब t। तो यहाँ से a बराबर v माइनस यू अपॉन क्या आ गया, t आ गया। ये किसका फॉर्मूला है, ये भी तो त्वरण का ही फॉर्मूला है। v माइनस यू अपॉन t किसका फॉर्मूला आ गया, त्वरण का। अंतिम वेग क्या मान लिया मैंने, v और प्रारंभिक वेग क्या मान लिया मैंने, u। तो v माइनस यू, भाई वेग में परिवर्तन। मैं आपसे बोलूँ कि आपकी स्पीड कितनी रही पूरी, तो आप कहोगे लास्ट में से फर्स्ट वाला माइनस कर दो, स्पीड का पता चल जाएगा आपको कितनी रही। तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को माइनस करते हैं तो वो होता है वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन को मैंने इस तरीके से लिखा, बटे में समय। वेग प्रारंभिक वेग को मैंने माना u और अंतिम वेग को मैंने माना v। और त्वरण को अपन किससे डिफाइन करते हैं, a से। तो a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। अब आप बोलोगे सर क्यों ज्ञान देने में लग रहे हो, क्या कारण है इसका, क्या नहीं है। देखो इसका कितना बड़ा कारण है, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, मैंने इसलिए आपको बताया यहाँ से। अगर मैं आपको यहाँ से ये नहीं बताता और ये अगर बता के मैं आपको चला जाता तो देखो चीज़ें आपको समझ तो आती है, आप ये नहीं बोल सकते कि समझ नहीं आए, लेकिन समझने के साथ साथ में उसको आगे बेसिक तक पहुँचाना हमारा काम है और आपका काम है सीखना। कि क्वेश्चन आया हुआ है कि यदि किसी वस्तु का अंतिम वेग तथा प्रारंभिक वेग, मेरी बात को सुनना, यदि किसी वस्तु का अंतिम वेग तथा प्रारंभिक वेग यदि समान है तो उसका त्वरण कितना होगा। अब आप इसको मत देखो, आप यहाँ से निकाल के दिखा दो मेरे को। यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग तथा अंतिम वेग क्या है, समान है, इसका मतलब मैं आपको बोलने जा रहा हूँ कि यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, मैंने प्रारंभिक वेग किसको माना कि सर कि प्रारंभिक वेग बराबर है अंतिम वेग के। प्रारंभिक वेग अंतिम वेग के बराबर है, मतलब u बराबर है किसके, v के। और अगर u बराबर v के है तो उसका त्वरण कितना होगा, तो रख के देख लो आप। a बराबर v और u अगर बराबर है, बराबर होने का मतलब है u की जगह आप v रख सकते हो और v की जगह u रख सकते हो, तो दोनों कटेंगे तो क्या आ जाएगा, 0/t। तो मेरी बात अगर आपको समझ आ रही है तो आप कमेंट में आपको ये बोलें कि हाँ सर हमको समझ आया। अगर किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग यदि समान है तो उसका त्वरण कितना होगा, 0 होगा। मैंने आपको इसलिए बताया है। तो ये आपको मेरे हिसाब से अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। देख लो एक बार। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब अपन आगे की बात करते हैं। चलो ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन, संवेग। जिसको अपन किससे दर्शाते हैं, P से। किससे दर्शाते हैं, P से। संवेग का सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग, द्रव्यमान और वेग, इसका गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। अर्थात P बराबर mv, कि द्रव्यमान
और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। अगर इसकी आप परिभाषा बनाना चाहो तो क्या बनाओगे कि किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा उसका वेग का गुणनफल, वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग का गुणनफल किसको दर्शाता है? संवेग को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? संवेग को दर्शाता है। कि अब मैं यहाँ पे परिभाषा आपको लिखवाऊँ या फिर आप मैंने जो बोल रहा हूँ वो आप लिख सकते हो कि किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल उस वस्तु के संवेग को दर्शाता है। अब आप इतने होशियार हो, मैं लिख देता हूँ। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल उस वस्तु के संवेग को दर्शाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल उस वस्तु के किसको दर्शाता है? संवेग को दर्शाता है। अरे पहले मेरे को बताओ, मैंने जो आपको त्वरण पढ़ाया था, बताओ त्वरण कैसी राशि होगी? त्वरण कैसी राशि होगी? सदिश राशि। त्वरण कैसी राशि होगी? सदिश राशि। ठीक है, तो उसमें आप लिख सकते हो त्वरण कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। संवेग की अपन बात करें तो संवेग द्रव्यमान और वेग इसका गुणनफल है। इसका क्या है? गुणनफल। द्रव्यमान और वेग का क्या है? गुणनफल। और संवेग भी एक कैसी राशि है? सदिश राशि। संवेग भी एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। अगर अपन इसके मात्रक की बात करें, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी। केजी में तो मापते हैं अपन द्रव्यमान को। और वेग, अभी अपन ने देखा है कि चाल और वेग, तो वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो हो गया मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक सिंपल सा है, तो इसमें समझने की क्या बात है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सॉरी, हाँ स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट से। चलो आगे देखते हैं अब हम। आप इतनी देर से सुनते आ रहे हो द्रव्यमान भार, द्रव्यमान भार। इनमें अंतर क्या है? द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है? तो नंबर 1 अपन लेते हैं द्रव्यमान। इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं मास। द्रव्यमान को अपन इंग्लिश में क्या किस नाम से जानते हैं? मास। इसलिए अपन द्रव्यमान को अपन किससे व्यक्त करते हैं? मास से। तो ये द्रव्यमान क्या होता है? देखो, द्रव्यमान किसी वस्तु का सिर्फ और सिर्फ परिमाणात्मक जो दशाएं होती हैं उसको दर्शाता है द्रव्यमान। लेकिन जो भार होता है ये परिमाण के साथ साथ में उसकी दिशा को दर्शाता है। दोबारा समझो, द्रव्यमान सिर्फ और सिर्फ किसको दर्शाता है? परिमाण को दर्शाता है, मतलब उसकी क्वांटिटी को दर्शाता है। लेकिन जो वेट होता है, जो भार होता है, उसके परिमाण के साथ साथ में उसकी दिशा को भी दर्शाता है। किस तरीके से? मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले इनकी परिभाषा लिख रहा हूँ और फिर आपको इनके अंतर लिखवा दूंगा। तो किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण को लिख देता हूँ मैं। किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण को, किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण को
उस वस्तु या पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं। परिमाण को उस वस्तु या पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लिखा है परिमाण को। किसको कहते हैं? परिमाण को। ठीक है। अगर हम द्रव्यमान की अपन बात करें तो हमेशा याद रखना कि व्यक्ति का द्रव्यमान कभी भी बदलता नहीं है। अगर मान के चलो मैं 80 kg का हूँ, 100 kg का हूँ, 90 kg का हूँ, या मेरा वजन अगर 50 किलो है, तो मैं कहीं पे भी चला जाऊँगा तो मेरा वजन उतना ही रहेगा। लेकिन जो भार होता है वह भार बदलता रहता है, क्योंकि जो भार होता है वो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उस पर डिपेंड करता है। अपन पढ़ेंगे इसमें गुरुत्वीय त्वरण आगे चल के। ठीक है। तो जो व्यक्ति का जो द्रव्यमान है वह कभी बदलता नहीं है, अर्थात प्रत्येक स्थान पर क्या बना रहता है? स्थिर बना रहता है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान बदलता नहीं है, अर्थात स्थिर बना रहता है, अर्थात स्थिर बना रहता है। और आप बताओ इसे किससे व्यक्त करते हो? इससे हम m से व्यक्त करते हैं, क्योंकि द्रव्यमान को अपन क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। अगर हम भार की बात करें, उस भार को अपन क्या कहेंगे? वेट, जिसको अपन कहते हैं। ठीक है। तो द्रव्यमान आपने देख लिया। भार जस्ट इसका ऐसा उल्टा नहीं है। द्रव्यमान में सिर्फ आपको परिमाण की बात करता है, और भार में आपको परिमाण के साथ साथ में जो उसकी दिशा को भी अपन यहाँ पर दिखा सकते हैं। जो पृथ्वी के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, आकर्षण जो बल होता है, गुरुत्वीय जो त्वरण जो जिसको अपन कहते हैं, वो उस पर लगता है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं? भार के नाम से जानते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल, किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल भार कहलाता है। कि किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल उस वस्तु का क्या कहलाता है? भार कहलाता है। तो मेरे हिसाब से आपको द्रव्यमान और जो भार है, वेट है, इसकी परिभाषा आपको समझ आ गई होंगी। स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर मेरे साथ में इसको उतार सकते थे आप लोग। अब हम आगे बात करते हैं कि आगे और क्या है, इनके अंतर क्या क्या है उसको अपन देखते हैं। देखो तो देखो, भार और द्रव्यमान किसकी बात कर रहे हैं अपन? इनके अंतर की। तो ये बताओ, जो भार होता है किसके द्वारा लगाया जाता है? पृथ्वी के आकर्षण बल द्वारा। किसके द्वारा? पृथ्वी का आकर्षण बल होता है। और जो द्रव्यमान जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? वस्तु का परिमाण। द्रव्यमान में सिर्फ अपन वस्तु के परिमाण की बात करते हैं, लेकिन भार में पृथ्वी का जो आकर्षण जो बल होता है उसकी भी अपन बात करते हैं। किसमें? भार में।
अगर अपन भार के जो मात्रक की अगर बात करें, इसका मात्रक होता है न्यूटन। भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। लेकिन द्रव्यमान का जो मात्रक होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा बताओ? किलोग्राम, जिसको अपन कहते हैं। जो भार होता है ये कैसी राशि है? सदिश राशि। लेकिन ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। पृथ्वी का आकर्षण बल, वह वस्तु का सिर्फ और सिर्फ परिमाण आता है। इसका मात्रक होता है न्यूटन, इसका मात्रक होता है किग्रा। यह एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। और जो द्रव्यमान है वह कैसी राशि है? अदिश राशि है। जो द्रव्यमान होता है वो कभी भी बदलता नहीं है, लेकिन जो भार होता है, यह जो भार है भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है। तो यह भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है। मतलब भार हमेशा बदलता रहता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं सीधा ही, यह बदलता नहीं है। यह बदलता नहीं है, मतलब प्रत्येक स्थान पर क्या रहता है? वो अचर रहता है। जो अपन भार की बात करें तो W बराबर होता है mg, वेट। W बराबर क्या होता है? mg। तो m हो गया द्रव्यमान, तो इसलिए जो भार अपन लिखते हैं उसमें द्रव्यमान के साथ में गुरुत्वीय त्वरण भी होता है। क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। अगर हम इसकी बात करें कि जो ये पृथ्वी पर ये जो इसका भार है किसी वस्तु का, वो कैसे बदलता है, तो हमेशा याद रखना कि जब अपन भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो भार बढ़ता है। भार क्या होता है? बढ़ता है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है? तो एक मैं आपको एक कारण बता देता हूँ कि देखो, यह है भूमध्य रेखा। ये कैसी रेखा है? भूमध्य रेखा। अब इसमें होता क्या है कि ये इसका मान के चलो सेंटर पॉइंट है। ये मैंने इसकी रेडियस मान ली r1 और ये r2। ये r1 त्रिज्या और ये r2 त्रिज्या, r1 त्रिज्या और ये r2। ये है भूमध्य और ये अपन कहते हैं ध्रुव। अब अपन जानते हैं कि पृथ्वी के कोई जितना पास होगा गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा लगेगा, जी का मान ज़्यादा होगा। तो ध्रुवों पर अपन बात करें तो रेडियस कैसी है? कम है। अगर त्रिज्या कम है मतलब बीच की दूरी क्या है? कम है। और अगर बीच की दूरी कम है तो पृथ्वी के द्वारा जो आकर्षण बल जो लगाया जाएगा वो भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। त्रिज्या कम होने के कारण जो आकर्षण बल होगा वो कैसा होगा? ज़्यादा होगा। लेकिन भूमध्य रेखा पर त्रिज्या कैसी है? ज़्यादा है, इसलिए आकर्षण बल क्या होगा? कम होगा। इसलिए कहते हैं कि जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से आप ध्रुवों की ओर जाओगे तो आकर्षण बल कैसा होता जाएगा? मतलब जो भार होगा वो कैसा होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। भार कैसा होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। और जी का मान बढ़ेगा तो डब्ल्यू का मान भी क्या होगा? यहाँ पर बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आज की जो है लास्ट बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा।
अब हम बात करते हैं कि जो लंबाई के जो बड़े बड़े मात्रक आपने सुने होंगे ना, कि लंबाई के बड़े मात्रक, सर ये क्या है? आपने खूब अच्छे से सुना होगा कि खगोलीय इकाई, प्रकाश वर्ष या फिर पारसेक, ये क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं? तो नंबर 1 में यहाँ पे लिख रहा हूँ, खगोलीय इकाई। एग्जाम में यहाँ से पूछ लेता है। तो सबसे पहले अगर अपन इसकी बात करें कि जो खगोलीय जो इकाई है यह लंबाई का मात्रक है। खगोलीय इकाई किसका मात्रक है? लंबाई का मात्रक है। खगोलीय इकाई कहते किसे हैं कि जो पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी और जो सूर्य के जो मध्य की जो दूरी होती है, पृथ्वी और सूर्य के जो मध्य की जो औसत जो दूरी होती है उसे अपन क्या किस नाम से जानते हैं? खगोलीय इकाई। तो मैं लिख देता हूँ, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य की औसत दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। एग्जाम में आते हैं भाई, तो इनको समझना जरूरी है। और जो एक खगोलीय इकाई है ये कितना होता है? तो अगर अपन एक खगोलीय इकाई की अगर अपन बात करें तो ये होता है 1.4 इंटू 10⁻11 मीटर। तो एक खगोलीय इकाई कितना होता है? 1.4 इंटू 10⁻11 मीटर क्या होता है? एक खगोलीय इकाई। अब ऐसे ही हम बात करते हैं प्रकाश वर्ष की। प्रकाश वर्ष, आपने नाम सुना होगा प्रकाश वर्ष। तो यह भी लंबाई का मात्रक है। यह भी किसका मात्रक है? लंबाई का। और प्रकाश वर्ष होता क्या है कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो लिख देते हैं, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाता है? एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। दूरी क्या कहलाता है? एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। और जो एक प्रकाश वर्ष होता है इसकी लंबाई मतलब जो इसकी जो दूरी है वो कितनी है? तो यहाँ लिख सकते हैं अपन, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब हम बात करते हैं पारसेक। किसकी बात करते हैं? पारसेक। यह लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है। तो अगर आपसे बोल दे कि लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, वो है पारसेक। और ये कितना होता है कि एक पारसेक में कितना होता है? तो 3 पॉइंट यहाँ लिख देते हैं अपन, एक पारसेक बराबर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर या 16 मीटर। ठीक है, पारसेक यह लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है। एक पारसेक में कितने होते हैं?
पारसेक में कितने होते हैं 3.08 × 10⁻16 मीटर। और यह जो पारसेक जो होता है ये क्या काम आता है कि इनका प्रयोग, पारसेक का प्रयोग जो खगोलीय जो पिंड होते हैं, बहुत दूरी पर होते हैं, जो खगोलीय जो पिंड होते हैं उनके मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, पारसेक। तो यहाँ लिख देते हैं अपन खगोलीय पिंडों के मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए, खगोलीय पिंडों के मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, पारसेक का। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। एग्जाम में आता है कि निम्न में से जो लंबाई मापने का या फिर लंबाई को मापने का जो अपन कहते हैं ना, लंबाई को मापने का कौन सा यंत्र वो नहीं है, किससे अपन लंबाई को नहीं माप सकते, तो इनमें से कोई भी तीन ऑप्शन, ये तीन ऑप्शन आ जाएंगे और कोई एक अलग आ जाएगा। तो अपन लंबाई को इनसे भी मापते हैं। तो सबसे बड़ा लंबाई को मापने का पारसेक होता है। अगर आप वीडियो के यहाँ तक अगर आप पहुँचे हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को पूरा देखा, लास्ट तक इसको समझा। अगर आपको वीडियो में कोई भी अगर प्रॉब्लम लगे समझने में तो आप उसको हमको कमेंट में बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप लिख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो इसको डिसलाइक करें, और उसके बारे में हमारे को बताएं कि क्या बात है, किस कारण से। और हम आपको इनके क्वेश्चंस प्रॉपर करवाएंगे, इनके आप प्रॉपर नोट्स बनाएं। आपको डेली प्रॉपर यहाँ से क्लास मिलना अब प्रारंभ हो जाएंगी। तो आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें। और आज हमने जो पढ़ा है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे हम बल, गति वगैरह इनको डिटेल से पढ़ेंगे। गति के नियम कौन कौन से होते हैं, समीकरण वगैरह, जो सारी चीज़ें फिजिक्स में जो एग्जाम्स में आती हैं वो हम आपको यहाँ से करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।